कुछ ख्वाब अगर ख्वाब ही रहे तो अच्छा होता है। जिस रोज वो हकीकत बनते हैं, हमारी पूरी की पूरी कायनात बदल जाती है। करण न जाने क्यों बारिश की बहकती बूंदों को देखकर खुद से ये सब बड़बड़ा रहा था कि तभी उसके गालों पर किसी की नरम उंगलियों की छुवन उसे महसूस हुई। और अगले ही पल करण उस छुवन के एहसास से पिघलने सा लगा। जिस कमरे में करण और वो लड़की मौजूद थे, उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी और ठंडी ठंडी हवाएं और बारिश की बूंदें माहौल को और भी ज्यादा रुमानी और खूबसूरत बना रही थीं। तभी उस लड़की की मखमली सी आवाज करण के कानों में घुलने लगी। मेरे पास आओ ना, इतना दूर क्यों हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? करण ने लड़की की बात सुनकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके गालों को चूम कर कहा, मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहता हूं। करण की आवाज में जैसे मादकता घुली हुई थी और वो लड़की को जैसे खुद में सिमट जाने देना चाहता हो। लड़की साफ साफ करण का इंटेंशन समझ पा रही थी, मगर उसने अपने मासूम बनने की कोशिश जारी रखी। अब तक दोनों ही बारिश के रोमांटिक असर से बहकने लगे थे। थोड़ी देर बाद उन दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकराने लगी और उन दोनों की करीबियां बढ़ती जा रही थी। उन दोनों के बदन पर अब कपड़े का कोई भी टुकड़ा मौजूद नहीं था। वो कुछ इस तरह से एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे जैसे दो जिस्म एक जान हो। लड़की के काले रेशमी जुल्फों से करण का चेहरा ढका हुआ था, मगर हल्की बारिश में बाहर से छनकर आती हल्की हल्की रोशनी जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, तब करण उस लड़की को बस देखता ही रह गया। लड़की की आंखें बंद थीं, जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो, और उसने अपनी हल्की हल्की हाफती आवाज में पूछा, करण, क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है? तुम मेरा कोई ख्वाब तो नहीं? करण ने तब जवाब दिया, मैं और ख्वाब? नहीं, मैं तो तुम्हारी हकीकत हूं। और आगे शरारत भरे अंदाज में करण ने कहा, और मुझसे पीछे छुड़ाना इतना आसान नहीं मैं डार्लिंग, क्योंकि मैंने तुम्हें सारी कायनात से लड़कर पाया है, और अगर दोबारा से कोई ऐसा मौका आएगा तो मैं फिर से यही करूंगा। करण की इस बात पर लड़की जैसे कुर्बान हुई जा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए करण को देखा और अपनी बाहों में भर लेना चाहा, लेकिन अगले ही पल उस लड़की का चेहरा खून के गहरे लाल रंग से लथपथ हो गया। बेड पर मौजूद सफेद रंग की चादर लाल पड़ गई और करण की आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा गया और आसपास का पूरा नजारा गहरे अंधेरे में कहीं गुम हो गया। इतने में ही एक भयानक चीख के साथ उठकर करण जोर जोर से हाँफने लगा। बंद आंखों से उसने जो सपना देखा था वो इतना भयानक था कि उसका गला पूरी तरह से सूख गया। अपने बगल में मौजूद टेबल से फटाफट करण ने जग उठाया और पूरा जग उसने अपने चेहरे पर उड़ेल दिया। ठंडा पानी चेहरे पर पड़ने के बाद करण ने कुछ राहत महसूस की। आगे अपने आप से करण बड़बड़ाते हुए बोला, ये वही भयानक सपना था, और आखिर कब तक मुझे यह सपना बार बार आता रहेगा? आखिर क्या था करण के इस सपने का राज? क्या कुछ ऐसा दफन था बीते तारीख में जिसकी गुत्थी करण सुलझा नहीं पा रहा था? थोड़ी देर बाद करण को अचानक से याद आया, ओ तेरी, इस चक्कर में तो मेरे दिमाग से ही ये बात निकल गई कि आज मेरी फ्लाइट है। इतना कहने के बाद करण सीधे बाथरूम की तरफ भागा। करण इतनी जल्दबाजी में था कि उसे ठीक तरह से सोचने का मौका तक नहीं मिला। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फ्लाइट नंबर 77331 अगले 1 घंटे में टेक ऑफ होने वाली है। कृपया सभी यात्री तैयार रहें। एयरपोर्ट पर यह अनाउंसमेंट हो ही रहा था कि करण भागते भागते आखिरकार टाइम से एयरपोर्ट पहुंच ही गया। उसके चेहरे की चमक और आंखें ये बात साफ साफ बयां कर रही थी कि वो कितना खुश है। बच गया, आज तो बाल बाल बच गया मैं। अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता तो बिजनेस क्लास में बैठने का मेरा सपना ही रह जाता। इतना खुद से कहने के बाद करण अपना छोटा सा बैग अपने कंधे में लादकर सीधे फ्लाइट में एंटर होने के लिए बढ़ गया। जल्दी से चेकिंग हुई और लगभग दौड़ते हुए ही वो फ्लाइट के अंदर दाखिल हुआ। तब फ्लाइट में मौजूद एयर होस्टेस और बाकी सभी लोगों की नजरें बस करण पर ही टिकी थी। करण ने काले कलर का एक लंबा सा कुर्ता और जीन्स पहना था और आंखों में काले कलर का चश्मा लगाया हुआ था, जिसे देखते ही पास में बैठी 2 लड़कियां एक दूसरे से बात करते हुए बोली, व्हाट इज दिस गवार पीपल, इज देयर एनी क्लास और नॉट? उन दोनों की बात करण ने सुन ली थी, मगर करण ने उन दोनों की बात पर कोई खास रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि करण अपना मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता था। अभी करण जैसे ही अपनी सीट के पास पहुंचा, उसकी दूसरी साइड वाली सीट पर एक प्यारी सी छोटी बच्ची उसे बार बार देख रही थी। करण ने भी उसकी तरफ हेलो का इशारा करते हुए अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भर दी। करण ने अपना पूरा मूड बना लिया था कि वो अपने सफर को एंजॉय करते करते जाएगा। उसने अपना छोटा सा बैग ऊपर रखा और अपनी सीट पर आराम से रिलैक्स होकर बैठ गया।
करण अपनी जेब से हेडफोन्स निकालकर अपने कानों में डालने ही वाला था कि इससे पहले उसके बगल में बैठा एक 40-45 साल का हेल्दी आदमी उसे अजीब सी निगाहों से देखते हुए बोला, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। आखिर ऐसे फटीचर लोग कब से बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने लगे, और ये फ्लाइट वाले किसी को भी टिकट पकड़ा देते हैं। इतना कहने के बाद वो आदमी करण से दूरी बनाने लगा और खिड़की की तरफ खिसकने लगा। करण ने जब उस आदमी की तरफ देखा, पहले तो करण उसे बहुत देर तक एकटक देखता रहा। उस आदमी ने अपने गले में मोटी मोटी सोने की चेन पहनी हुई थी। उसकी उंगलियां सोने की अंगूठियों से भरी हुई थीं। उसके होलिये से ही मालूम पड़ रहा था कि वो बहुत रईस आदमी है। वैसे तो करण इस बात को इग्नोर कर सकता था, मगर किसी ने उसकी हैसियत पर सवाल खड़ा कर दिया था। करण ने उस आदमी की तरफ देखकर ही कहा, वैसे मिस्टर, आप भी अपने पैसे से ट्रैवल कर रहे हैं और मैं भी, तो इसमें फटीचर वाली बात कहां से आ गई? ए लड़के, ज्यादा मत बोल, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। वो आदमी करण की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला। अब करण को भी गुस्सा आने लगा था। उसने भी बदले में गुस्से से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, फिर वही बात, आप मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं? इतने में ही खूबसूरत एयर हॉस्टेस उन दोनों के नजदीक आ गई। मे आई हेल्प यू सर? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? इससे पहले कि करण उस खूबसूरत एयर हॉस्टेस से बदले में कुछ कहता, इतने में ही वो आदमी झट से उस एयर हॉस्टेस को देखकर मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। उस आदमी की मुस्कुराहट में एक काइयापन साफ झलक रहा था, और वो एयर हॉस्टेस भी समझ चुकी थी कि उन दोनों के बीच में कोई बहस जरूर हुई है। इसलिए उसने करण को रिक्वेस्ट करके दूसरी सीट पर बैठा दिया। फ्लाइट को अब तक उड़ान भरे हुए लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। तभी अचानक से फ्लाइट के अंदर अनाउंसमेंट हुई कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। यह अनाउंसमेंट सुनते ही सभी लोगों की सांस जैसे सीने में अटक गई, और अगले ही पल प्लेन में शोर शराबा होने लगा। फ्लाइट में यह खबर पूरी तरह से आग की तरह फैल चुकी थी कि वो हाईजैक हो चुका है। लोगों के चेहरों में डर उतर आया था। सभी लोग पूरी तरह से घबरा चुके थे और घबराहट में एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इस बीच सामने से कुछ लोग अपने चेहरे को ढककर, काले कपड़े पहनकर, हाथ में बड़ी बड़ी बंदूक लिए प्लेन के अंदर दाखिल हो गए। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो खतरनाक गुंडे हैं। 5-6 गुंडे एक साथ उन सबके सामने आकर खड़े हो गए। उन्हीं गुंडों में मौजूद एक आदमी उन सबसे काफी अलग दिख रहा था। हालांकि उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका था, मगर उसके माथे का एक गहरा निशान उसे बाकी लोगों से अलग बना रहा था। इतने में ही उस गहरे निशान वाले आदमी की नजर करण पर पड़ी, और वो सीधे सीधे करण के पास चला गया और बोला, ए छोकरे, तेरे पास जो भी माल है चल निकाल। लेकिन तुम हो कौन, और इस तरह से प्लेन में कैसे घुस आए? करण ने बदले में उस आदमी से सवाल किया। वो आदमी करण की इस बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगा, और फिर अपने एक आदमी के करीब जाकर बोला, सुना तूने बंटी, भाई साहब पूछ रहे कि हम लोग इस प्लेन में आए कैसे? इसी बात पर उन गुंडों का पूरा ग्रुप जोर जोर से हंसने लगा। करण बहुत गर्म मिजाज का लड़का था। वो अपनी आंखों के सामने कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता था। करण ये बात अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था कि पूरे प्लेन में कोई भी उन गुंडों से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा। सभी की आंखों में डर समाया हुआ था। इतनी देर में वो आदमी फिर से करण के नजदीक गया और बोला, क्यों बे, ज्यादा हीरोगिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है तू? हाँ, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। बदतमीजी तो तुम लोग कर। इससे पहले कि करण अपनी बात पूरी करता, उस आदमी ने अपनी बंदूक से करण पर वार कर दिया, और करण नीचे सीट पर धड़ाम से गिर गया। जैसे ही करण नीचे गिरा, सभी लोगों की सांसें अटक गई। बहुत देर तक पूरे प्लेन में सन्नाटा छाया रहा। थोड़ी देर बाद उन 5-6 गुंडों ने मिलकर पूरे प्लेन में अफरा तफरी मचा दी। तभी इसी बीच पीछे से कुछ आवाजें आने लगी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो हमें? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक बूढ़े आदमी ने आंखों में दहशत लिए हुए कहा, तुम लोग कौन हो? ये सब क्यों कर रहे हो? मिराज नाम का वो बदमाश जो उन सभी का बॉस था, वो उन तमाम बेबस लोगों को इस तरह से तड़पता देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसने करण के सिर पर इतनी जोर से वार किया था कि वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। मिराज धीरे धीरे अपनी बंदूक को कंधे में रखकर पीछे बैठे एक बुढ़े आदमी की तरफ गया और बंदूक को उसके सिर के बीचों बीच रखकर बोला, क्यों बुढ़ाओ, अभी से ऊपर जाने की जल्दी है क्या तेरे को? वही बेहोश करण जैसे किसी सपने में डूबा था। मिराज की बड़ी बड़ी कंजी आंखें, उसकी भारी आवाज, उसका भयानक हुलिया और उसके माथे पर लगा वो घाव देखकर करण के दिमाग पर कुछ अलग असर हो रहा था। मानो करण को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मिराज से पहले भी कहीं मिल चुका है। पूरी फ्लाइट का माहौल आसमान में उड़ते हुए ही डरावना हो गया था। अब तक उन गुंडों ने फ्लाइट में मौजूद सारे कैमरे भी तोड़ दिए थे और मदद मांगने के लिए सारे कनेक्शन भी कटवा दिए थे।
करण जमीन पर बुरी तरह से बेहोश था, मगर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक पूरा सीन चल रहा था। मानो जैसे उसके अंदर से एक आवाज उसे बार बार ये कह रही हो, उठ जा और इस सिचुएशन से लड़, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। करण की आंखें बंद थी, मगर उसे एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था जो बार बार उसे अपनी तरफ आने का चैलेंज दे रहा था। करण चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था, और फिर न जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि करण अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर दबाते हुए खड़ा हो गया और खड़े होकर जोर से चिल्लाया, ओए, दम है तो मुझसे लड़कर दिखा, उन मजबूर लोगों को क्यों डराता है। जब करण खड़ा हुआ और उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने मिराज, बाकी सारे लोग और गुंडे मौजूद थे। उस पल करण को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो कौन से लम्हे में जी रहा है, अपने सपने वाले या फिर अभी जो सिचुएशन चल रही थी उसमें। देखते ही देखते करण के उन सभी गुंडों से हाथापाई शुरू हो गई। प्लेन लगातार आसमान में गोल गोल चक्कर लगा रहा था और चलते चलते प्लेन में करण उन सारे गुंडों से एक एक कर लड़ रहा था। वो 5-6 लोग थे और करण अकेला उन सब पर भारी पड़ रहा था। करण को इस तरह से फाइट करते देख उसके बगल में बैठा वो हेल्दी आदमी समेत सभी यात्री और प्लेन की सारी एयर हॉस्टेस भी चौंक गए। करण अपनी जान पर खेलकर उन गुंडों से लड़ने में लगा हुआ था। वो कुछ ऐसे लड़ रहा था मानो जैसे पूरे विमान की जिम्मेदारी उसके कंधों पर रख दी गई हो। बहुत मजा आ रहा है ना तुम लोगों को लड़ने में, तुम लोगों में से आज कोई नहीं बचेगा। करण गुस्से में उन गुंडों में से एक आदमी के गले को दबोचते हुए बोला। इतने में ही पीछे से मिराज अचानक से करण के पीछे आ धमका। उसकी बंदूक अब तक हाथापाई में प्लेन में ही कहीं और गिर गई थी और उसने अपनी जेब से एक तेज धार चाकू बाहर निकाल लिया और सीधे करण के गले पर रख दिया। चाकू करण के गले की नसों के काफी करीब था, वो कभी भी उसके गले पर वार कर सकता था। करण के गले को दबाते हुए मिराज बोला, अब बचकर कहाँ जाएगा तू, बहुत शौक है ना तेरे को हीरो बनने का, हाँ? छोड़ मुझे, छोड़, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। करण ने बदले में मिराज से कहा, गलती तो तूने कर दी बेटा, मिराज से पंगा लेकर, ये खेल तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मिराज करण का गला और जोर से दबाते हुए बोला। मिराज ने एक हाथ से करण का गला दबाया हुआ था तो दूसरे हाथ से करण के गले पर तेज धार चाकू रखा हुआ था। प्लेन का माहौल इतना डरावना हो गया था कि किसी के मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। अब लोगों ने बोलना भी बंद कर दिया था। सभी लोग बिना अपनी पलकें झपकाए ये दिल दहला देने वाला नजारा देख रहे थे। आपाधापी में करण और मिराज लगभग इमरजेंसी गेट के पास पहुंच चुके थे। सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। एक हल्की सी गलती अब पूरे फ्लाइट के यात्रियों पर भारी पड़ सकती थी। माहौल कुछ ऐसा था कि वो दोनों ही एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थे। प्लेन में मौजूद एक एक शख्स अपनी सांस रोके खड़ा था। तभी मिराज ने करण को एक जोरदार धक्का दिया और करण इमरजेंसी गेट से टकराया और मौका मिलते ही मिराज ने चाकू से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे पास ही मौजूद एक एयर हॉस्टेस की चीख निकल गई। क्या वाकई में करण की जान मुश्किल में है? आखिर क्यों आते थे करण को बार बार वो अजीब से सपने? आखिर करण का उससे क्या वास्ता था? क्या करण बचा पाएगा खुद को उन गुंडों से? करण की गर्दन पर चाकू का वार लग चुका था और पूरे प्लेन में दहशत का माहौल बन गया था। इतनी आसानी से मिराज ने करण के गर्दन पर चाकू से वार कर दिया था कि कोई उसे रोक तक नहीं पाया। करण के गले के पीछे एक घाव बन गया, जिस घाव से कुछ खून की छींटें मिराज के चेहरे पर जा गिरी और साथ ही एक खूनी मुस्कुराहट भी तैर गई मिराज के चेहरे पर। जब यह सब कुछ चल रहा था तब कहीं ना कहीं करण के दिमाग पर जोर पड़ रहा था कि मानो जैसे ऐसी ही चीज उसके साथ पहले भी हो चुकी हो, मगर करण को कुछ भी क्लियर नहीं दिख पा रहा था। जैसे ही प्लेन में मौजूद लोगों ने देखा कि मिराज ने करण की गर्दन पर चाकू से निशान बना डाला तो सभी लोग घबरा गए और हड़बड़ी में बोलने लगे, मार डाला उस बेचारे को, मार डाला इस गुंडे ने, हम सबकी क्या गलती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज हमें छोड़ दो, भगवान से तो डरो कम से कम। इतनी सारी आवाजें एक साथ प्लेन में गूंज रही थी। फ्लाइट के अंदर की सिचुएशन अब एक भयानक रूप ले चुकी थी। अब तक फ्लाइट की हाईजैक होने की खबर पूरे एयरपोर्ट और मीडिया तक फैल चुकी थी। सभी जगह इस फ्लाइट के बारे में बातचीत चल रही थी। जैसे जैसे मिराज और करण के बीच हाथापाई होती जा रही थी, ठीक वैसे वैसे ही करण के दिमाग में कुछ बीते पुराने दृश्य भी चल रहे थे। कुछ देर के लिए एक दृश्य गायब हो जाता, फिर थोड़ी देर में वही दृश्य वापस लौट आता, जैसे करण पर कोई मदहोशी छाई हुई थी। करण समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अचानक से सिर पकड़कर वो खड़ा हो गया, जिसे देखकर मिराज भी एक बार के लिए हैरान हो गया। अबे तू सन की है क्या? ये किस तरह की हरकतें कर रहा है? लगता है तुझे भैंसे पर बैठा साक्षात यमराज दिखाई देने लगा है। रुक, मैं तेरी ये मनोकामना भी अभी पूरी करता हूँ।
इतना बोलते ही मिराज ने एक मुक्का सीधे करण के चेहरे पर मारा, लेकिन करण ने हवा में ही घूंसे को संभाल लिया, क्योंकि करण ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। वो अकेला ही मिराज से लड़ता जा रहा था। तभी अचानक मानो जैसे करण के अंदर एक अलग शक्ति आ गई। उसने मिराज को गले से पकड़कर उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सारे गुंडे बारी बारी से आ रहे थे, मगर करण ने सभी लोगों की छुट्टी कर दी और एक एक को मार गिराया। मिराज और उसका पूरा ग्रुप करण को इस तरह लड़ते देखकर हैरान रह गया। पलक झपकते ही कुछ मिनट के अंदर ही उन गुंडों का सारा खेल खत्म हो गया था। आखिरकार करण ने वो कर दिखाया जो वो चाहता था। सारे गुंडे जमीन पर घायल पड़े थे और फ्लाइट अब अंडर कंट्रोल आ गई थी और अब वापस से दिल्ली की तरफ उड़ान भरने लगी। कुछ देर बाद फ्लाइट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी। करण को भी बुरी तरह चोटें लगी थी। प्लेन में मौजूद सभी लोग करण से मिलने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। इस हादसे के बाद फ्लाइट में मौजूद सभी लोग तालियों की आवाज के साथ करण को शुक्रिया कह रहे थे और उन सभी लोगों के चेहरे पर एक स्माइल बरकरार थी, जिसका रीजन सिर्फ और सिर्फ करण ही था। मगर वहीं करण ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लोग उसके पास आएं और उसकी तारीफें करें या फिर मीडिया में उसके नाम का तहलका मचे। कुछ देर बाद जब फ्लाइट लैंड हुई तो कुछ लोग करण के पास आने लगे और बोले, वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम ना होते तो शायद वो गुंडे हमारी जान ही ले लेते। खुश रहना बेटा, खुश रहना, ये दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। एक 50-60 साल के बूढ़े अंकल करण को इतनी खुशी से ये बात कर रहे थे। कुछ देर बाद वही छोटी सी बच्ची भी करण के पास आकर करण के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल देकर चली गई। ये वही बच्ची थी जिसको कुछ घंटे पहले करण ने फ्लाइट में हेलो किया था। लेकिन इसी दौरान पीछे वाली सीट से एक लड़के ने चुपके से करण की फोटो ले ली, जिसके बारे में करण को मालूम ही नहीं चला। आखिर क्या मकसद था उस लड़के का ऐसा करने के पीछे। इतने सालों बाद भी दिल्ली शहर में आज भी कुछ नहीं बदला था। करण के लिए वो गलियां आज भी वैसे ही थी जैसे 6-7 साल पहले हुआ करती थी। वही रोड, वही ट्रैफिक, वही दौड़ती भागती जिंदगी। हाँ, लेकिन पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली अब काफी बदल चुका था। करण ने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली शहर का डेवलपमेंट काफी बढ़ चुका है और बहुत सारी चीज अभी भी धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। गाड़ी में बैठा करण खिड़की से बाहर की तरफ झांक रहा था। वो बाहर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। अभी उसकी आंखों में 6-7 साल बाद अपने घर जाने की खुशी थी, लेकिन करण अपने घर से पूरे 7 साल तक दूर क्यों था। थोड़ी देर बाद करण अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने गेट के अंदर दाखिल होकर आवाज लगानी शुरू कर दी, पापा, पापा मैं आ गया, आपका बेटा आ गया पापा। उस दौरान करण ने गौर किया कि आज भी उसका घर वैसे का वैसा ही है। बाहर फूलों के गमले रखे हुए थे, लेकिन उसकी आवाज का उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए उसने दोबारा से पुकारा, पापा कहाँ हैं आप पापा, देखो मैं वापस लौट आया। और इस बार भी जब उसे अपने पापा की आवाज नहीं मिली, तब करण धीरे धीरे घर के अंदर की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि एक 18-19 साल की लड़की किचन में खाना पका रही थी। उस लड़की को देखकर करण चौंक गया। वो धीरे धीरे उस लड़की के नजदीक गया और उससे पूछा, तुम कौन हो? करण की आवाज सुनकर वो लड़की सीधे करण की तरफ पलटी और करण को देखकर कहने लगी, भैया, भैया आप आ गए, आप इतने सालों से क्यों नहीं आए? आपको पता है पापा आपको कितना याद करते हैं। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। करण ने हैरान होकर उस लड़की से कहा, भैया मैं मिष्टी आपकी बहन। मिष्टी ने करण से इमोशनल होकर कहा, कुछ ही सालों पहले मिष्टी को करण के पिता यानी कि किशन ने अडॉप्ट कर लिया था। मिष्टी के माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उसके बाद मिष्टी काफी अकेले पड़ चुकी थी और कुछ गुंडों ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। तब किशन ने ही उसकी जान बचाई थी। तभी से मिष्टी किशन के साथ ही रहा करती थी। मिष्टी की बात सुनकर करण समझ गया था, क्योंकि वो अपने पापा को जानता था। उसके पापा हमेशा दूसरों का भला करने के बारे में ही सोचते थे। इतना सुनने के बाद करण ने मिष्टी को गले लगा लिया। मिष्टी की आंखों में भी आंसू भर आए। मिष्टी से करण पहली बार मिल रहा था, मगर करण इतना खुश था कि उसे लगा ही नहीं कि मिष्टी को वो पहली बार देख रहा था। इतने में ही उनके पड़ोस का एक आदमी दौड़कर अंदर की तरफ आया और हांफते हुए बोला, बेटा मिष्टी, मिष्टी, किशन को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जल्दी चलो बेटा। ये सुनकर मानो जैसे मिष्टी की रूह कांप गई। लेकिन कैसे, क्या हुआ उन्हें? इससे पहले वो आदमी कुछ और जवाब देता, मिष्टी भागते हुए बाहर की तरफ दौड़ने लगी और करण भी उसके पीछे पीछे चला गया। करण का चेहरा काफी मायूस हो गया था, क्योंकि जिस तरह से उसने सोचा था
वो इतने सालों बाद अपने पापा से उस तरह नहीं मिल पाया। मिष्टी, करण और पड़ोस का वो आदमी तीनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गए। पास के ही सिटी हॉस्पिटल में किशन को भर्ती किया गया था। पड़ोस का वो आदमी भी किशन की तरह फल सब्जी बेचने का काम करता था। करण के पापा किशन की उम्र यही कोई 60 साल थी। उसके बाल काफी पके हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां और शरीर से वो थोड़ा दुबला पतला था। जैसे ही सभी लोग किशन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किशन को बहुत बुरी तरह मारा गया है। उसके चेहरे पर, माथे पर जगह जगह चोट के निशान बने हुए थे और वो अस्पताल के बेड पर बेजान होकर पड़ा हुआ था। पापा, पापा आप ठीक तो है ना? ये सब कैसे हुआ? मिष्टी ने किशन के पास पहुंचते ही रोते हुए कहा। मगर इससे पहले कि किशन मिष्टी को कुछ जवाब देता, उसकी नजर करण पर पड़ी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और किशन की आंखें आंसुओं से कब भर गईं उसे पता ही नहीं चला। करण, करण तू आ गया बेटा, तू आ गया करण, मेरे बेटे। जैसे ही किशन ने उसका नाम लिया, करण दौड़ता हुआ अपने पापा के पास गया और उसने अपने पापा को जोर से गले लगा लिया। करण और किशन दोनों की आंखें आंसुओं से भर गई। हाँ पापा, मैं आ गया, अब आपका बेटा आ चुका है। ये सब कैसे हो गया? आप मुझे बताओ, मैं उसका वो हाल करूंगा। करण अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही किशन ने करण से कहा, नहीं बेटा, मैं ठीक हूं। कुछ गुंडे थे, उनकी आपस में लड़ाई चल रही थी। मैं रोकने के लिए बीच में चला गया और मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, प्लीज मुझे बताओ कौन थे वो? करण ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। कहते हैं वक्त के साथ सारे घाव भर जाते हैं, मगर कुछ सालों पहले जो करण के साथ हुआ था उसके घाव अभी तक करण की जिंदगी से गए नहीं थे। किशन अच्छी तरह से जानता था कि उसका बेटा कितना गुस्सैल किस्म का है। किशन की आंखों में आज भी डर मौजूद था, क्योंकि कुछ साल पहले जो हुआ था वो उसे दोहराया हुआ देखना नहीं चाहता था। इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। मगर करण ने किशन की आंखों में वो चिंता और डर देख लिया था। वहीं किशन के वो पड़ोसी जिसका नाम हरिप्रकाश था, वो करण को नोटिस कर रहा था और करण ने तुरंत हरिप्रकाश की ओर देखते हुए पूछा, चाचा, चाचा कम से कम आप तो बताओ क्या हुआ था? पापा पर हाथ किसने उठाया? किशन इशारों ही इशारों में हरिप्रकाश की तरफ देखकर उसको न बताने का इशारा कर रहा था। मगर हरिप्रकाश ने उस वक्त किशन का इशारा इग्नोर किया और करण को कहने लगा, बिटवा, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, मगर एक मोटा सा आदमी था, लेकिन उसने पापा पर हाथ क्यों उठाया? वजह क्या है? करण ने बदले में हरिप्रकाश से सवाल किया। वो अक्सर हमारे ठेलों पर आता जाता रहता है। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन यहीं पास में एक चांदनी बार है, वो अक्सर वहां जाता रहता है, हरिप्रकाश ने कहा। ऐसा सुनते ही करण की आंखों में गुस्सा उतर आया, क्योंकि किसी ने उसके पिताजी पर हाथ उठाया था और करण ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। करण बिना देर किए सीधे चांदनी बार पहुंचा। पूरा बार लाइटों से चमचमा रहा था। कुछ लड़के और लड़कियां डांस कर रहे थे। बारटेंडर तरह तरह के ड्रिंक्स बना रहा था। कोई अपनी ड्रिंक का मजा ले रहा था तो कोई नशे में झूमते हुए नाच रहा था। करण उस बार में जाकर एकदम हैरान सा हो गया। वो धीरे धीरे सामने मौजूद बारटेंडर के पास गया और वो सामने लगी चेयर पर बैठ गया। अपने सामने मौजूद करण को देखकर बारटेंडर करण की तरफ देखते हुए बोला, क्या बनाऊं सर आपके लिए? करण ज्यादा पीता नहीं था, मगर बार के नियम के हिसाब से उसने उस वक्त पीना जरूरी समझा और उसने अपने लिए एक ड्रिंक का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में करण की ड्रिंक बनकर तैयार हो चुकी थी। बारटेंडर ने सामने मौजूद टेबल पर करण का ड्रिंक रख दिया। उस बारटेंडर की तरफ देखते हुए करण ने अचानक उससे पूछा, एक आदमी का पता चाहिए, दे सकते हो क्या? सर, यहाँ सैकड़ों लोग रोज आते जाते रहते हैं, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता। बारटेंडर जिसका नाम सुमित था, उसने करण को जवाब दिया। फिर जब करण ने अपनी जेब से एक 500 की पत्ती निकालकर सुमित के सामने रखी तो सुमित बिना कुछ पूछे ही बोलने लगा, वो जो सामने लड़की दिख रही है ना, वो आपको सब कुछ बता सकती है। इतना कहने के बाद करण ने बिना देर किए ही सीधे उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। रोशनी उस बार में डांसर का काम करती थी। देखने में रोशनी काफी खूबसूरत थी। उसकी आंखें काफी अट्रैक्टिव थीं। उसने रेड कलर की एक रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें से उसके लंबे लंबे पैर बाहर झांक रहे थे। उसके काले रेशमी बाल और होठों पर लगी लाल लिपस्टिक से वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। यूं तो रोशनी का नाम ही बस रोशनी था, वरना तो उसकी जिंदगी में अंधेरा ही भरा था। रोशनी करण की तरफ पीठ मोड़कर खड़ी थी। करण उसके पास गया और उसने रोशनी का ध्यान अपनी ओर खींचने के मोटिव से कहा, एक्सक्यूज मी मिस। रोशनी एकदम से पीछे मुड़ी।
और उसने जब अपने सामने देखा तो उसे एक हट्टा कट्टा हैंडसम नौजवान लड़का उसे ही बुलाता नजर आया। उसकी आंखों की चमक अचानक ही बढ़ गई। उसने बदले में कहा, जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ साहब? करण बहुत देर तक रोशनी को देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप पर कंट्रोल किया और कहा, वो ऐसा है कि मुझे एक आदमी का पता चाहिए, मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। करण ने रोशनी को उस आदमी के हुलिये के बारे में जितना पता था सब एक्सप्लेन कर दिया। इस हुलिये का आदमी यहाँ आता जाता तो है, लेकिन मुझे कंफर्म करना होगा। जैसे ही मुझे उसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, रोशनी ने कहा। अपना नंबर देकर करण सीधे बार से बाहर चला गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि रोशनी अचानक से करण की मदद करने को क्यों तैयार हो गई? क्या रोशनी करण को पहले से जानती है? वहीं रोशनी को देखकर करण के दिल में एक अलग किस्म की घंटी बजी थी। करण अपने लिए अपनी जिंदगी में प्यार तलाश रहा था। भाग भाग, जल्दी भाग, अरे जल्दी भाग! अचानक से 2-3 लड़के भागते हुए करण के सामने से गुजरे। उन तीनों के चेहरे घबराए हुए से लग रहे थे और उनके माथे से पसीना बह रहा था। अरे अरे भाई साहब, अरे क्या हुआ? आपका सामान गिर गया है। वो लोग जल्दबाजी में वहां से भाग रहे थे। इसी बीच उनमें से एक लड़के की जेब से एक सफेद रंग की पुड़िया नीचे गिर गई। इससे पहले कि करण वो पुड़िया उठाता, अचानक वहां पर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करण की आंखों के सामने हो रहा था कि उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक पुलिस कैसे आ गई। गाड़ी करण के सामने रुकी और गाड़ी के अंदर से एक खूबसूरत लेकिन दबंग पर्सनैलिटी वाली 25-26 साल की लड़की निकली और उस पर पुलिस की वर्दी काफी जच रही थी। भागता किधर है? पुलिस का डर नहीं है तुझे? पुलिस की वर्दी पहने उस पुलिस इंस्पेक्टर, जिसका नाम राशि था, करण की तरफ देखते हुए गुस्से से उसने कहा, तो क्या करण वाकई में पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा? आखिर कौन था वो आदमी जिसने करण के पिताजी पर हाथ साफ किया था? भागता किधर है? पुलिस का डर नहीं है क्या तुझे? पुलिस की वर्दी पहने उस पुलिस इंस्पेक्टर, जिसका नाम राशि था, करण की तरफ देखते हुए उसने गुस्से में कहा। जो गुंडों का ग्रुप कुछ देर पहले करण के सामने से होकर गुजरा था, उस ग्रुप में से ही एक लड़का वो भी था जिसने प्लेन में चोरी चुपके से करण की तस्वीर ली थी। करण के पास एक रिवॉल्वर हमेशा मौजूद रहती थी। जब वो लड़के करण से टकराए थे तब जाने अनजाने में करण की रिवॉल्वर वहीं अंधेरे में गिर गई। लोगों का भागना, फिर अचानक पुलिस का आ जाना, हड़बड़ी में कब क्या हो गया ये करण के पल्ले ही नहीं पड़ा। और अभी जब उसके सामने राशि खड़ी नजर आई तो वो उसकी खूबसूरती को बस कुछ पलों के लिए निहारता ही रह गया। करण जरा दिल फेंक किस्म का लड़का था। अक्सर उसे खूबसूरती अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती थी। आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? कुछ पूछा मैंने तुझसे, जवाब दे। पुलिस इंस्पेक्टर राशि ने चुटकी बजाते हुए करण की तरफ देखकर गुस्से में फिर एक बार कहा। चुटकी की आवाज सुनकर एकदम से करण का ध्यान टूटा और वो हड़बड़ाते हुए राशि की तरफ देखकर रट्टू तोते की तरह बोलने लगा। अब सॉरी मैडम जी, मैं जरा खो गया था। अब यहाँ कोई मेला लगा है जो खो गया था? सच सच बता, कहाँ भाग रहा था? राशि ने करण की तरफ आंखें बड़ी करते हुए कहा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था बस, और तभी अचानक से वो लड़के। करण राशि को अपनी बात एक्सप्लेन कर रहा था, मगर राशि ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहने लगी, अच्छा तो तू भी उन लड़कों के साथ शामिल है? अब नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं उन लोगों को नहीं जानता, उल्टा मैं तो उन लोगों की मदद कर रहा था, करण ने अपनी बात रखते हुए कहा। राशि ने हैरानी भरे लहजे से करण की तरफ देखकर पूछा, मदद? कैसी मदद? इतना कहते ही करण ने वो सफेद पुड़िया राशि के हाथों में थमा दी। जब राशि ने वो सफेद पुड़िया देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि वो लोग ड्रग्स का काम करते थे। राशि ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाने के बाद करण की तरफ देखा और बोला, जिन लोगों की तू मदद कर रहा था तुझे पता भी है वो कौन है? दरअसल जो ग्रुप अभी अभी वहां से भागा था वो एक बहुत बड़े ड्रग माफिया के आदमी थे, जिन्होंने न जाने कितने लाखों करोड़ों का घोटाला किया था। नौजवानों की नस्ल भी बर्बाद कर रहे थे, उन्हें नशे के दलदल में धकेलकर, और तो और उन पर न जाने कितने बड़े बड़े जुर्माने भी लगे थे। राशि ने करण को नीचे से ऊपर तक घूरा। करण अपने होलिये से गुंडा किस्म का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। राशि समझ चुकी थी कि करण सच बोल रहा है, लेकिन पुलिस होने के नाते शक का क्या। चल ठीक है, अभी निकल यहाँ से, और किसी की मदद करने से पहले देख लेना चाहिए कि वो किस किस्म के लोग हैं जिनकी तुम मदद कर रहे हो, राशि ने वार्निंग देते हुए कहा। करण को वहां से जाते वक्त भी राशि घूरते हुए देख रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में करण को लेकर कुछ हद तक शक भी हो रहा था। तो कहीं जाने अनजाने करण पुलिस की रडार में तो नहीं आ गया था। करण ने भी उस पल वहां से निकल जाना ही सही समझा और वो तेजी से आगे की तरफ निकल गया।
करण चलते चलते हांफने लगा था। उसकी सांसें तेज होने लगी क्योंकि इतना कुछ करण के साथ हुआ जा रहा था। एक के बाद एक टेंशन उसके दिमाग में थी। वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे कब किस चीज पर फोकस करना चाहिए। करण मन ही मन सोच रहा था, पापा को इतनी बुरी तरह मारने वाला वो आदमी है कौन? जिस हिसाब से हरिप्रकाश चाचा उस आदमी का हुलिया बता रहे थे, वो मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कहीं तो देखा है मैंने ऐसे हुलिया वाले आदमी को, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। ये सब सोचते सोचते करण हॉस्पिटल के नजदीक पहुंच गया। उसे पता ही नहीं चला। अब किशन की हालत में पहले से थोड़ा सुधार था। मिष्टी और उसके पड़ोसी हरिप्रकाश किशन के साथ बैठे हुए थे। अभी तक करण अपने पापा से ठीक तरह से मिल तक नहीं पाया था। जैसे ही करण ने दूर से देखा कि उसके पापा बेड पर बैठे हुए हैं, वो भागता हुआ अपने पापा के पास गया और बोलने लगा, बैठो मत, आप आराम से लेट जाओ, आपको आराम की सख्त जरूरत है। किशन कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। जब उसने करण को अपने काफी नजदीक पाया तो वो अपने हाथों से करण के चेहरे को छूने लगा और बड़े ही प्यार से करण की तरफ देखकर बोला, कितना आराम करूं बेटा, इतने सालों बाद तुझे फिर से देख रहा हूं, मेरे गले तो लग जा। इससे पहले कि किशन अपने बेटे से कुछ और कहता, करण ने अपने पापा को कसकर गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। पूरे कमरे का माहौल काफी इमोशनल हो गया। मिष्टी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हरिप्रकाश भी जरा भावुक हो गया। तो इतने सालों तक कहाँ था बेटा? तू घर क्यों नहीं आया? क्या किया तूने अब तक? किशन ने करण की आंखों में देखकर कहा। करण ने अपने आप को संभाला और दबी हुई आवाज में जवाब देते हुए कहा, आज तक कहाँ था, क्या किया, उससे क्या फर्क पड़ता है पापा? अभी तो आपकी आंखों के सामने हूं ना मैं। लेकिन कम से कम बेटा मुझे ये तो बता। करण ने अपने पापा को बात पूरी नहीं करने दी। बीच में ही उनकी बात को काटकर वो कहने लगा, अब आपको आराम करना चाहिए पापा, चलो चलो लेट जाओ। और मिष्टी, तुम चाचा के साथ घर चली जाओ, पापा के साथ मैं रुकूंगा यहाँ रात में। लेकिन भैया मैं भी यहीं रुक जाती हूँ ना। मिष्टी ने छोटा सा मुंह बनाकर करण से कहा, नहीं मिष्टी तुम घर जाओ, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं रहेगा। करण ने मिष्टी को समझा कर कहा। करण के इतना कहने के बाद उनके पड़ोसी हरिप्रकाश मिष्टी को लेकर घर के लिए निकल गए। आखिरकार ऐसा क्या काम करता था करण कि वो अपने पिता से शेयर नहीं कर पा रहा था? क्या करण की जिंदगी का कोई बहुत बड़ा सच सामने आना बाकी था? कुछ घंटे बाद रात और गाढ़ी होने लगी। अभी रात के यही कोई 11 साढ़े 11 बज रहे थे। करण ने अपने पापा को दवाई देकर सुला दिया, मगर करण को तो नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन वो लगातार सोने की कोशिश कर रहा था। करण बार बार करवटें बदल रहा था। वहीं पास में खड़ी 24 साल की तृप्ति, जो किशन की नर्स थी, वो बहुत देर से करण की बेचैनी को देख पा रही थी। तृप्ति, जो देखने में बेहद खूबसूरत और साधारण सी लड़की थी, जिसने अपने बालों का जोड़ा बनाया हुआ था और नॉर्मल नर्स की ड्रेस पहनी थी, मगर उसकी आंखों में लगा काजल और उसके होठों के पास मौजूद तिल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। तभी करण की नजर भी तृप्ति पर पड़ी और दूर से ही इशारों में करण और तृप्ति की पहली मुलाकात हो गई। कुछ घंटों बाद सुबह हो चुकी थी। चमकता हुआ सूरज खिड़कियों से अपनी हाजिरी देने में लगा था। करण की आंख खुली तो उसने देखा कि उसने एक पतली सी नीले रंग की चादर ओढ़ी हुई है। ये मुझे किसने उड़ाया? जहां तक मुझे याद है मैंने तो। इससे पहले कि करण खुद से ही सवाल करता, सामने से तृप्ति करण के पास आ गई और सीधे जाकर करण के पिता यानी कि किशन को दवाई देने लगी। थोड़ी देर बाद करण के नजदीक आकर तृप्ति ने कहा, चादर मैंने उड़ाई है, आपको रात में ठंड लग रही थी। हाय, माई सेल्फ तृप्ति, और मैं इस अस्पताल में नर्स हूं। दूसरों का ख्याल रखना हमारा काम है। करण की खुशी का मानो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। तृप्ति की सिंपलिसिटी देखकर करण उसकी खूबसूरती पर मन ही मन फिसल गया। बहुत देर तृप्ति को निहारने के बाद करण ने अपने बालों पर हाथ फेरा और तृप्ति से कहा, मेरा नाम करण है और ये मेरे पापा हैं। हाँ मैं जानती हूँ, एंड डोंट वरी, आपके पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तृप्ति ने करण की बात को आगे पूरा करते हुए कहा। करण और तृप्ति एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल पास करने लगे। दोनों के चेहरे को देखकर यह साफ साफ मालूम पड़ रहा था कि उन दोनों को ही एक दूसरे से बात करना अच्छा लग रहा था। करण तृप्ति से अपने पापा के बारे में बातचीत करने लग गया। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक करण का फोन बज उठा और उन दोनों के बीच की बातचीत का फ्लो टूट गया। लगता है जरूरी कॉल है, थोड़ी देर में आता हूं। इतना कहकर करण वहां से उठकर चला गया। करण ने जैसे ही कॉल उठाया, फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की मीठी आवाज आई। मैं रोशनी बोल रही हूँ, याद है ना आपको वो बार डांसर? जी जी बिल्कुल, याद हो तुम। ये कहते हुए करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसका पता चल गया जिसके बारे में आपने कल पूछा था मुझसे, रोशनी ने कहा। और फोन पर रोशनी से करण को उस आदमी का एड्रेस भी मालूम चल गया।
उस आदमी का पता मिलने की खबर से ही करण की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर दबा लिया और रोशनी को शुक्रिया कहकर करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पीछे दूर खड़ी तृप्ति दूर से ही करण के चेहरे पर बदलते हाव भाव साफ साफ देख पा रही थी। दरअसल तृप्ति ने करण और उसके परिवार के लोगों को बात करते हुए गलती से सुन लिया था और तृप्ति ये बात जानती थी कि कुछ गुंडों ने मिलकर करण के पिताजी की पिटाई की थी। अब कहीं ना कहीं तृप्ति को भी करण की फिक्र होने लगी थी। गुस्से में करण बिना देर किए ही हॉस्पिटल से बाहर की तरफ चला गया। तृप्ति थोड़ी देर पहले जिस करण से मिली थी वो अभी के करण से बिल्कुल अपोजिट लगा उसे। करण रोशनी के बताए पते पर बिना देरी किए ही पहुंच गया। करण की आंखों में अभी भी गुस्सा था, उसे बस वहां पहुंचने की देर थी, क्योंकि वहां पहुंचते ही करण अपना सारा गुस्सा उस आदमी पर निकालने वाला था। जब करण उस आदमी की बिल्डिंग के बाहर पहुंचा तो उसने देखा एक बहुत आलीशान बंगला उसके सामने मौजूद है। गेट पर 3-4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। करण ने अपने आप को उस आदमी का रिश्तेदार बताते हुए सिक्योरिटी गार्ड को भी चकमा दे दिया। करण इन मामलों में बहुत शातिर था। आज तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं, तूने मेरे पापा पर हाथ उठाकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। इतना बड़बड़ाते हुए करण तेजी से उस बंगले के अंदर दाखिल हो गया। रघु एक पहुंचा हुआ आदमी था जिसकी उम्र 40 से 45 के बीच थी। उसके हुलिये से और उसके रंग ढंग से देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वो कितना जालिम और बदमाश किस्म का आदमी है। उसे दिखावे का बहुत शौक था। दिन के वक्त भी उसके आसपास लड़कियां मौजूद थीं और वो अपने स्विमिंग पूल में आराम से हाथ में एक ग्लास लिए हुए और उसके आजू बाजू 2 लड़कियों के साथ उस माहौल का मजा ले रहा था। अपनी जवानी के दिनों में रघु तमाम तरह के गलत और ऊट पटांग काम कर चुका था और आज के टाइम वो कोल माफिया और रियल एस्टेट के बिजनेस में गोरख धंधा कर रहा था और इस काले धंधे की दिन दुगनी रात चौगनी हो चुकी थी। ये हमेशा गरीबों और लाचार लोगों को डराया धमकाया करता था और इनमें से ही एक किशन यानी कि करण के पिता भी थे। आखिरी बार देख ले ये सब, इसके बाद मैं तुझे एक मौत के घाट उतारने वाला हूं, करण ने गुस्से में रघु की तरफ देखकर कहा। रघु करण की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था। वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर एकदम से चौंक गए। जैसे ही रघु ने पीछे मुड़कर देखा और जब दोनों की नजरें आपस में मिली, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि रघु वही आदमी था जो प्लेन में उससे मिला था और करण का मजाक बना रहा था। अबे फटीचर, तू यहाँ क्या कर रहा है? रघु ने हैरानी भरे लहजे में करण से कहा। अच्छा, तो तू है वो आदमी? तुम जैसे लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? करण ने जवाब दिया। इससे पहले कि रघु करण से कुछ कहता, करण भागते हुए गया और उसने सीधे रघु का गला पकड़ लिया। यह देखते ही वहां स्विमिंग पूल के पास मौजूद उसके बॉडीगार्ड करण पर झपट पड़े और करण ने एक ही बार में दोनों बॉडीगार्ड को नीचे मार गिराया। करण बहुत फुर्तीला लड़का था, लड़ाई झगड़े में मानो जैसे उसने मास्टर की थी। मैं तेरी क्या हालत कर सकता हूँ ये तू अच्छी तरह से जानता है, मगर तू भूल रहा है तू अभी मेरे मांद में है और शेर की मांद से उसका शिकार कभी वापस नहीं जाया करते। रघु ने एक डेविलिश स्माइल के साथ कहा। वो तो वक्त बताएगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर हाथ उठाने की? करण ने धीरे धीरे रघु की तरफ जाते हुए गुस्से में कहा। रघु करण की इस बात पर हंसते हुए बोला, कौन पापा? मुझे क्या पता तेरा बाप कौन है? करण धीरे धीरे गया और उसने सीधे अपने दाहिने हाथ से रघु का गला पकड़ लिया और उसे कहने लगा, जिसके ठेले पर तू रोज जाता है, जिसे तू रोज परेशान करता है, जिस पर तूने हाथ उठाया, वो है मेरा बाप। अब रघु समझ चुका था कि वो किसकी बात कर रहा है। रघु ने अपने बचाव में करण को हाथ पैर मारने की कोशिश की, मगर रघु नाकामयाब रहा। अब उन दोनों की लड़ाई भयानक रूप लेने वाली थी। सभी लोगों को करण ने घायल कर दिया था। दोनों एक दूसरे को धक्का देते और मारपीट करते हुए रूम में पहुंच गए थे, जहां पास ही में मौजूद टेबल पर एक रिवॉल्वर रखी थी। करण ने उस रिवॉल्वर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन रघु ने उसे कोई मौका नहीं दिया और रिवॉल्वर को हथिया लिया। तो इतनी देर से तू बहुत उछल रहा था, अब तुझे समझ में आएगा कि रघु से पंगा लेने का हश्र क्या होता है। रघु ने रिवॉल्वर करण की ओर तानते हुए कहा। अब किसी भी पल रघु के रिवॉल्वर का निशाना बन सकता था और करण एकटक रिवॉल्वर की नोक की तरफ देख रहा था। क्या रघु सचमुच करण पर अपना निशाना लगा देगा? क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम? क्या करण रघु से अपने बाप का बदला ले पाएगा? रघु और करण के बीच मंजर कुछ ऐसा था कि रघु की उंगली गन के ट्रिगर पॉइंट पर मौजूद थी और उसका निशाना करण की खोपड़ी पर था। अगर रघु ने गलती से भी उस ट्रिगर को दबा दिया होता तो आज करण का आखिरी दिन हो सकता था। रघु धीरे धीरे करण की तरफ बढ़ा। करण अब तक धीरे धीरे सांस ले रहा था। अचानक उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई। वो जानता था कि रघु कभी भी उस पर गोली चला सकता है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए एक मौके की तलाश में था।
इसी बीच जैसे ही रघु की पलकें झपकी, करण ने एक छलांग रघु की ओर लगा दी। वहीं रघु ने घबराहट में आखिरकार रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया और गोली जाकर सीधे हॉल रूम में ठीक करण के ऊपर मौजूद झूमर पर जा लगी, जिससे झूमर उसके ऊपर ही गिरने लगा। करण ने संभलते हुए एक और छलांग लगाई, जिससे वो कांच वाले झूमर की चपेट में आने से बाल बाल बचा। झूमर जमीन पर गिरते ही चकनाचूर हो गया। अब करण किसी भी सूरत में रघु को नहीं छोड़ने वाला था। खुद को संभालते ही उसने रघु का गला दबाया और उसे प्लास्टिक के किसी खिलौने की तरह जमीन पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। लोहे का हथियार हाथ में पकड़कर खुद को बहुत होशियार समझता है ना, लेकिन अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि तू अब मेरे मजबूत हाथों की पकड़ में है, करण ने गरजते हुए कहा। उसके बाद उसने रघु पर लात घूंसों की बारिश कर दी। करण ने इतनी बुरी तरह रघु को मारा कि थोड़ी ही देर में रघु अधमरा हो गया। उसके होठों में, उसके माथे में जगह जगह गहरे जख्म के निशान बन गए थे। रघु का दाहिना हाथ पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था। अब रघु की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब रघु को समझ आने लगा था कि अगर उसने करण को नहीं रोका तो आज उसकी मौत पक्की है। अचानक वो करण के सामने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे छोड़ दे प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे। मगर करण ने उसकी एक न सुनी। फिर से उसने एक मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा और गुस्से से भरे लहजे में बोला, गलती गलती जानबूझकर नहीं की जाती, और तूने जो किया है वो जानबूझकर किया है। तूने गरीब लोगों का जीना हराम किया हुआ है, उन बेकसूर लोगों को अपना निशाना बनाता है तू। नहीं, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। करण ने फिर से रघु को उठाया और जोर से धक्का देकर सामने वाली दीवार पर पटक दिया। रघु के सिर से खून बहने लगा। इतने में ही फिर से रघु करण से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दे मुझे मेरे भाई, तू जो बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। जैसे ही उसने रघु के मुंह से ऐसा सुना, करण एकदम रुक गया। करण की सांस भी फूलने लगी। थोड़ी देर हांफने के बाद रघु की तरफ देखते हुए करण बोला, जो मैं बोलूंगा वो तू करेगा सच में? रघु ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और अपने हाथ जोड़ते हुए करण से बोलने लगा, तू जो बोलेगा मैं करूंगा, बस मुझे छोड़ दे। करण अब रुक गया। करण का इरादा बस यही था कि रघु को अपनी गलती का एहसास हो, क्योंकि करण दिल का बुरा नहीं था और वो इतना गिर नहीं सकता था कि किसी को मौत के घाट उतार दे। इतना कहते ही करण रघु को घूरकर देखने के बाद वहां से चला गया और रघु जमीन पर अधमरी हालत में अभी तक पड़ा था। उसके मन में गुस्सा इस बात का था कि एक कल के आए लड़के ने उसे इतनी बुरी तरह से हरा दिया था। ये सब जो भी हो रहा है, इतना जाना पहचाना क्यों है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन कब? बार बार क्यों ये कुछ चीजें मेरे दिमाग में इस तरह से आ जाती हैं और हावी हो जाती हैं कि खुद पर भी मेरा कोई बस नहीं होता। करण जाते जाते खुद अपने ही ख्यालों से लड़ रहा था, क्योंकि करण जब भी लड़ाई झगड़ा किया करता तब तब उसके दिमाग में एक अलग किस्म की हलचल होने लगती थी। रघु को सबक सिखाने के बाद अब करण ने एक राहत महसूस की और उसका गुस्सा भी पहले से जरा शांत हो गया था। जल्दी जल्दी में वो हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक कुछ गुंडों का एक गैंग वहां पर आ गया। सभी के चेहरे पर काले रंग का रुमाल लगा हुआ था। उन्होंने अचानक से करण को घेर लिया था। ये सारे गुंडे मिले हुए थे। इन सबका एक बॉस था जिसका नाम था विजय उस्ताद, जो ऐसे गुंडे मवालियों का डॉन हुआ करता था। उनमें से मुन्ना वही लड़का था जिसने करण का फोटो एयरपोर्ट पर लिया था और जो पिछली रात करण से टकराया भी था। जब मुन्ना की नजर करण पर पड़ी तो वो सीधे अपने उस्ताद विजय को देखकर बोला, उस्ताद ये तो वही कड़क लड़का है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। मुन्ना की बात सुनकर विजय ने तुरंत गाड़ी रोक ली। विजय ने सफेद कलर की बनियान पहनी हुई थी, गले में एक पतली सोने की चेन और आंखों में काले रंग का चश्मा पहना था। गाड़ी से उतरकर विजय धीरे धीरे करण की तरफ बढ़ा। पहले तो वो करण के चारों ओर घूमा और उसने करण को नीचे से ऊपर तक घूरा। फिर उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाकर एक लंबा कश खींचा और सारा धुआं करण के मुंह पर छोड़ा। अच्छा, तो तू ही है वो छोकरा, तेरी तारीफें सुन रहे लो मैं काफी दिनों से। वैसे तो अपन इतनी जल्दी मुन्ना की बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन इसने कुछ ज्यादा ही भेजा खराब किया था अपन का। कड़क कड़क कड़क। करण को विजय की बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती करण का रास्ता रोक दिया था। इतने में ही करण बोला, तुम लोग मुझसे चाहते क्यों? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? इस बात पर विजय और उसके पंटर लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों के पास तरह तरह के हथियार थे, जैसे चाकू, चेन और साथ ही कुछ हॉकी स्टिक्स। करण की अकड़ देखकर अब विजय को भी लगने लगा था कि जरूर उसमें कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से ये गुंडे उसके पीछे पड़े हैं। छोकरा तो तू खड़क है, अपन का टीम ज्वाइन करेगा क्या? विजय ने सिगरेट का लंबा कश लेते हुए कहा, मैं कोई टीम वीम ज्वाइन नहीं करता, चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। करण ने गुस्से में आकर विजय उस्ताद को जवाब दिया। करण की इस अकड़ को देखकर विजय उस्ताद को भी गुस्सा आ गया।
ऐसे कैसे जॉन नहीं करेगा रे? तेरी वजह से मेरा आदमी जेल में है। इससे पहले कि करण इस बात का कुछ जवाब देता, पीछे से मुन्ना बोला, हाँ उस्ताद, ये वही लड़का है जिसकी वजह से बंटी जेल में है। इतना कहते ही विजय उस्ताद ने सीधे सीधे करण को पीछे से दबोच लिया और उसका दाहिना हाथ मोड़कर एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। करण ने भी अपने बचाव में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो सभी लोग एक एक करके करण पर अटैक करने लगे। इस वक्त विजय ने करण का गला पकड़ा हुआ था और बाकी गैंग के लड़के अपने अपने औजारों से करण के पास आते जा रहे थे। करण भी किसी से कम नहीं था। करण ने अपना सारा जोर लगाकर विजय को पीछे की तरफ धक्का दिया और विजय धड़ाम से नीचे जमीन पर जा गिरा। फिर एक एक करके करण ने उसे गैंग के सभी लड़कों की अच्छे से धुलाई कर दी। एक एक करके सब जमीन पर गिर गए। अब सिर्फ विजय ही बचा था, बाकी सभी लोग घायल पड़े हुए थे। विजय ये बात जानता था कि वो अकेले करण से नहीं लड़ पाएगा। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी आंखों में गुस्सा और बदला साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए करण से बोला, तूने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया लड़के। शायद तू जानता नहीं अपन कौन है। विजय, विजय उस्ताद नाम है अपन का। बहुत भारी पड़ेगा तुझे ये पंगा। इतना कहते कहते विजय वहां से भाग निकला। इस लड़ाई में करण के हाथ और पैरों में भी काफी चोट लग चुकी थी। उसके घुटने छिल गए थे और होठों के पास से भी खून आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल पहुंचना था। अब हल्की हल्की शाम होने को थी। करण उस हालत में अस्पताल पहुंच गया। वो कुछ कुछ लंगड़ाकर चल रहा था। जैसे ही वो अस्पताल के अंदर एंटर हुआ तो तृप्ति ने उसे देख लिया और तृप्ति उसे देखकर हैरान रह गई। वो दौड़ती हुई करण के पास आई और बोली, अरे तुम्हें ये क्या हो गया अचानक से? अरे वो कुछ नहीं, बस रास्ते में गिर गया था। करण ने असली बात को टालते हुए तृप्ति को जवाब दिया। लेकिन गिरने से इतनी चोट कैसे? तृप्ति ने हैरान होकर करण से पूछा। कभी कभी हमें कुछ जिम्मेदारियों के लिए इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है, करण ने तृप्ति को जवाब दिया। करण तृप्ति को कुछ बताना नहीं चाहता था, क्योंकि करण अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा किसी से शेयर करना पसंद नहीं करता था। तृप्ति बिना देर किए करण को मरहम पट्टी करने के लिए ले गई। तृप्ति जिस तरह से करण की परवाह कर रही थी और उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी, वो देखकर करण को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। वैसे दूसरों का ख्याल रखना नर्स होने के नाते मेरा काम है, तृप्ति ने करण के पैर पर पट्टी लगाते हुए जवाब दिया। करण ने मजाक के लहजे में तृप्ति को छेड़ने के लिए बड़े ही प्यार से कहा, अच्छा, और अगर मेरी जगह कोई और होता तब भी तुम इतने ही प्यार से पट्टी लगाती? इतना कहने के बाद ही करण अपनी जगह से उठ गया और अपने पिताजी की तरफ जाने लगा। तृप्ति करण को सहारा देते हुए किशन यानी कि करण के पापा के वार्ड में लेकर गई। अरे भैया, भैया आपको क्या हो गया? ये चोट कैसे लगी आपको? मिष्टी दौड़ती हुई करण के पास आई और उससे पूछा। करण के पिता किशन ये बात समझ चुका था कि जरूर करण उस आदमी को पीट कर आया है जिसने किशन की यह हालत की थी, मगर किशन इतने सालों बाद अपने बेटे पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। उसने करण को अपने पास बैठने का इशारा किया और बोला, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बस ये कहूंगा कि मैं दोबारा से तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब तुम आ गए हो, अब मिष्टी का ख्याल रखना और बाकी जिम्मेदारियों को उठाना, ये सब तुम्हारा काम है। करण ने सहमति से अपना सिर हिला दिया और मिष्टी के सर पर हाथ रखते हुए बोला, अब मिष्टी कोई काम नहीं करेगी, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। मिष्टी किशन यानी कि अपने पिता का हाथ बटाने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करती थी। दरवाजे के पास खड़ी तृप्ति उन तीनों को देख रही थी कि वो तीनों किस तरह से आपस में प्यार से बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तृप्ति को भी अपनी फैमिली की याद आ रही थी। वो अपने मन ही मन खुद से बोली, अगर जिंदगी में इतना प्यार करने वाली फैमिली हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाजें आईं। तृप्ति ने थोड़ा आगे चलकर देखा तो एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर तेजी से आते हुए तृप्ति को दिखी। तृप्ति भागते हुए उस इंस्पेक्टर की ओर चली गई। वो लेडी पुलिस इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि राशि थी। उसने पिछली रात ही करण को पकड़ा था। इंस्पेक्टर राशि ने तृप्ति को करण का फोटो दिखाते हुए कहा, इस लड़के को जानती हो तुम? तुमने देखा इसे कहीं? फोटो देखते ही तृप्ति की आंखें खुली की खुली रह गई। तृप्ति राशि को कुछ जवाब ही नहीं दे पाई और इससे पहले कि कोई कुछ आगे कहता, राशि सीधे सीधे उसी वार्ड की तरफ चली गई जहां पर करण अपने पिताजी के साथ मौजूद था। वार्ड में जाते ही जब राशि ने करण को देखा तो बोली, आपको गिरफ्तार किया जाता है मिस्टर करण। राशि की आवाज सुनकर उस कमरे में मौजूद मिष्टी और करण दोनों ही खड़े हो गए। करण ये सोचकर हैरान था कि आखिरकार उसे किस बात के लिए अरेस्ट किया जा रहा है और उसके पिताजी अचानक टेंशन में आ गए। इससे पहले कि करण राशि से कुछ कहता, बीच में मिष्टी बोल पड़ी, लेकिन मेरे भैया ने किया क्या है? आप उनको इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये तो आपके भैया ही बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है।
राशि ने गुस्से में करण की तरफ देखते हुए कहा। इतना कहते ही राशि ने करण के हाथों में हथकड़ी पहना दी और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगी। मिष्टी पीछे से रो रो कर चिल्लाने लगी, अरे लेकिन आप मेरे भैया को क्यों ले जा रही हैं? मेरे भैया ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल बेकसूर है। किशन पहले से ही बेड पर पड़ा हुआ था, वो सही तरह से चल फिर नहीं सकता था। वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया और उसके दिमाग में एक अलग ही टेंशन चलने लगी। वहीं तृप्ति भी हैरान थी। तृप्ति मिष्टी को संभालने में लगी थी। पूरे हॉस्पिटल में इस बात को लेकर कानाफूसी होने लगी। सभी लोग करण को ले जाते हुए देख रहे थे। मिष्टी और तृप्ति करण के पीछे पीछे बाहर तक चले गए, लेकिन राशि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने करण को जीप में बैठाया और हवा की तेज रफ्तार से जीप भगाने लगी। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को कुछ पूछने का, कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। आखिर करण को किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा था? ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था करण के हाथों? क्या मिष्टी और उसका परिवार करण को बचा पाएगा? करण के चले जाने के बाद माहौल काफी टेंशन भरा हो गया। करण के पिता किशन पूरी तरह से उदास हो गए। इतने सालों बाद वो आखिरकार अपने बेटे से मिल पाए थे, मगर आज फिर से उसका बेटा उससे दूर जा रहा था। उनके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखने लगी थी। तभी पास में खड़ी मिष्टी अपने पापा को समझाते हुए बोली, पापा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, भैया को कुछ नहीं होगा। आप अभी ठीक हुए हो, प्लीज टेंशन मत लो। हाँ अंकल, अगर करण ने कुछ नहीं किया है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। पास में खड़ी तृप्ति भी किशन के चेहरे पर टेंशन देखकर बोली। मिष्टी अपने पापा को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। साथ में तृप्ति भी उन लोगों का साथ दे रही थी, क्योंकि तृप्ति को भी कहीं ना कहीं ये पता था कि करण दिल का बुरा नहीं है। पिछले 2 दिनों में तृप्ति को इतना जरूर महसूस हो गया था। अरे मैडम मुझे अरेस्ट क्यों किया है? मैंने क्या किया है? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। जीप की पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ करण इरिटेट होकर लेडी इंस्पेक्टर राशि से पूछ रहा था। पहले तो राशि ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, पर जब करण बार बार एक ही बात को दोहरा रहा था, तब राशि गुस्से में उसका जवाब देते हुए बोली, तू थाने चल, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन कम से कम एक बार मेरी बात तो सुनिए। इससे पहले कि करण अपनी बात पूरी करता, इतने में ही राशि चिल्लाकर करण से बोली, तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? अगर फिर से तूने कुछ बोला ना तो हाथ के साथ साथ मुंह पर भी पट्टी लगा दूंगी तेरे। करण जानता था कि राशि को समझाने का या उससे कुछ पूछने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन करण पूरी तरह से कंफ्यूज था कि उसे आखिरकार किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। कहीं ना कहीं करण के दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि कहीं पुलिस को ये तो नहीं पता चल गया कि उसने रघु नाम के आदमी को बुरी तरह से पीटा था। लेकिन वो आदमी तो मुझसे माफी मांग रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर वो नहीं तो फिर कौन? करण के दिमाग में एक साथ कई सारे ख्याल उथल पुथल मचा रहे थे। तभी अचानक मानो जैसे एक हवा का तेज झोंका आया और करण के दिमाग में एक अलग किस्म की हलचल पैदा हुई। वहीं पुलिस का आना, करण की हाथों पर हथकड़ी पहनाते हुए करण को ले जाना और करण का चाहकर भी कुछ नहीं कर पाना, ये सब जैसे उसके साथ पहले भी हो चुका हो। ऐसा कुछ तो पहले भी हुआ है, पर मुझे ठीक से कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वहीं पुलिस की गाड़ी, वहीं मेरा पुलिस से पूछना मैंने क्या किया, ये सब मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन कब और कैसे? करण अपने मन ही मन में खुद से जबरदस्ती सवाल किए जा रहा था, मगर करण को अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिल पाया। करण अपना सिर पकड़कर बैठ गया। करण को अचानक क्या होने लगता था ये वो खुद भी नहीं जानता था, और अचानक थोड़ी थोड़ी देर में उसका बिहेवियर चेंज हो जाता था। दरअसल कुछ सालों पहले करण के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। इसी तरह उसको बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के सलाखों के पीछे कर दिया गया था। आखिर ऐसा कौन सा जख्म था जो बार बार उसे परेशान कर रहा था? आखिर क्या हुआ था करण के साथ कुछ साल पहले? क्या करण ने वाकई कोई जुर्म किया था? ये जो समोसा रखा है ना टेबल पर, इसको अभी लपेट ले। अगर अभी मैडम आ गई ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ देगी। थाने में मौजूद एक हवलदार दूसरे हवलदार को कह रहा था। पूरे पुलिस थाने में इंस्पेक्टर राशि से सब बहुत डरते थे। राशि के मात्र नाम भर से ही अच्छों की बैंड बज जाती थी। सब लोग जानते थे कि थोड़ी देर में इंस्पेक्टर राशि आने वाली है, इसलिए पूरे थाने में कोई भी राशि की डांट सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक पुरानी सी इमारत में थाना बना हुआ था। अजीब से क्रिमिनल अलग अलग गुनाह के केस में हवालात में बंद थे, और कुछ लोग अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने भी पुलिस स्टेशन आए हुए थे। जब करण की नजर हवालात पर पड़ी तो उसके दिमाग में फिर से एक अजीब किस्म की हलचल हुई, मानो जैसे सामने मौजूद सलाखें उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही हों, मानो जैसे इन सब से उसका पुराना कोई रिश्ता हो। और अचानक धीरे धीरे करण की आंखों के सामने फिर से अंधेरा छाने लगा। कुछ देर बाद जब करण ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को इंटेरोगेशन रूम में पाया, और उसका इंटेरोगेशन तब हो रहा था। ओए,
उठ, बेहोश होने का नाटक मत कर। सामने से एक आवाज आई और धीरे धीरे करण की आंखें खुली। करण ने देखा कि उसके सामने इंस्पेक्टर राशि मौजूद थी। राशि के चेहरे पर भयानक गुस्सा और रौब नजर आ रहा था। इससे पहले कि करण राशि से कुछ कहता, राशि ने अपने सवाल जवाब शुरू कर दिए। राशि ने गुस्से में करण की तरफ देखते हुए कहा, चल अपना नाम और अपनी उम्र बता सच सच। एक दो बार अपनी नजर इधर उधर घुमाने के बाद करण ने राशि की तरफ देखते हुए जवाब दिया और कहा, करण, करण है मेरा नाम और मैं 25 साल का हूं। काम क्या करता है और कुछ देर पहले तू कहां था? राशि ने करण की ओर घूरते हुए पूछा। मैडम, क्या आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं? करण ने बेफिक्र होकर राशि से पूछा। राशि पहले से ही बहुत गुस्से में थी और करण के इस तरह के जवाब से अब उसे इरिटेशन हो रही थी। उसने गुस्से में टेबल पर अपना हाथ पटक कर फिर से कहा, जितना मैं पूछ रही हूँ उतना जवाब दे, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे मैडम, इतना गुस्सा क्यों करती हैं? इतना गुस्सा ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए। और चलो, आप पूछ रही हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं पिछले कुछ सालों से यहाँ नहीं हूँ, मैं बस कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आया हूँ। करण ने बड़े ही आराम से राशि को जवाब देते हुए कहा। इतने सालों से कहा था? राशि ने तुरंत करण से पूछा और अपने सामने मौजूद डायरी पर लिखने लगी। फिर वही बात, मैडम जी मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? मैं अभी कहाँ हूँ, किसके सामने हूँ, आप उस पर ध्यान दो ना। करण ने फ्लर्ट करने के अंदाज में राशि की तरफ देखते हुए कहा। करण कभी राशि की आंखों को देख रहा था तो कभी राशि को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। करण राशि का ध्यान भटकाने के लिए ये सब जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि करण अपना सच किसी को नहीं बताना चाहता था। जब करण ने राशि के सवालों का उल्टा जवाब दिया, तब राशि ने सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक गहरी लंबी सांस ली, क्योंकि राशि को अपनी ड्यूटी करनी थी। उसने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद करण से फिर से कहा, ऐसे क्या घूर रहा है मुझे? हाँ देख, सच सच बता और मेरे सवालों का जवाब दे, वरना बिल्कुल तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, मुझे बस प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। करण ने बड़े ही एटीट्यूड में आकर अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे खिसकाते हुए कहा। राशि ने करण की ओर गुस्से से देखा और वो पानी का गिलास लेकर आई। उसने पानी का गिलास टेबल पर रख दिया। जैसे ही करण ने पानी का गिलास पीने के लिए उठाया तो करण ने जानबूझकर हल्का सा पानी राशि की तरफ गिरा दिया। राशि करण की हरकतों को नोटिस कर रही थी और वो अब समझ रही थी कि करण उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बाहर इंस्पेक्टर समर करण की केस फाइल देख रहा था। इंस्पेक्टर समर भी इस पुलिस थाने में एक सितारे वाला पुलिस ऑफिसर था, जो अक्सर इंस्पेक्टर राशि के साथ केस सॉल्व किया करता था। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या हाल है मिस्टर समर, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ। जब समर ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने विक्रम खड़ा था, आईपीएस विक्रम चौहान। विक्रम इस पूरे पुलिस थाने का इंचार्ज था। दिखने में वो हट्टा कट्टा और काफी हैंडसम किस्म का लड़का था। विक्रम बहुत पहले से ही राशि को पसंद करता था। विक्रम ने राशि के साथ ही बहुत सारे केस सॉल्व किए थे। विक्रम का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों की बत्ती गुल हो जाती थी। राशि कहीं ना कहीं विक्रम की तरह ही थी, इसलिए विक्रम राशि की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होता था। अरे अरे सर, आप आइए आइए, आप ही का इंतजार था। समर विक्रम को देखकर तुरंत खड़ा हो गया और सल्यूट मारने लगा। विक्रम और समर भी काफी अच्छे दोस्त थे। विक्रम ने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई तो उसे राशि कहीं नजर नहीं आई। तभी उसने समर से पूछा, मिस राशि कहाँ है, देख नहीं रही कहीं? सर अंदर इंटेरोगेशन चल रहा है और मैडम वही है। समर ने थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाकर जवाब दिया। वही इंटेरोगेशन रूम में? सॉरी मैडम जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अब आप मेरे इतने करीब बैठी हैं कि। करण ने राशि की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। राशि ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि उसे पता था कि इस तरह के लोगों से उसका सामना हर रोज का है, इसलिए उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया था। इससे पहले कि करण कुछ और बदतमीजी करता, राशि ने एक रिवॉल्वर निकाली और उसे करण के सामने रख दिया। ये वही रिवॉल्वर था जो करण से गुम हो गया था। उस रात जब यह रिवॉल्वर राशि को मिला तो उसने अब तक इस रिवॉल्वर के फिंगरप्रिंट ले लिए थे। करण सामने रखी रिवॉल्वर को देखते ही हैरान रह गया, लेकिन वो अपने चेहरे पर हैरानी जाहिर नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि अभी करण बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा था। ये रिवॉल्वर इनके पास कैसे आ गई? ओह शिट, मैं तो ये भूल ही गया। लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ये मेरी है। अगर मैं गलती से भी जेल चला गया तो पापा, मिस्टी, इन सब का क्या होगा? करण के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी राशि ने चुटकी बजाते हुए अचानक से करण का ध्यान तोड़ा और कहा, क्या हो गया? इस रिवॉल्वर को देखकर तेरे पसीने क्यों छूटने लगे? मेरी नहीं है ये मैं रिवॉल्वर का क्या करूंगा? करण ने सीधे राशि की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तू जो ये चालाकियां कर रहा है ना, ये सब पुरानी हो चुकी हैं। तेरी भलाई इसी में है कि तू सच सच बता दे। राशि ने करण से कहा,
इंटेरोगेशन रूम के दरवाजे पर खड़ा विक्रम ये सारी बातें सुन रहा था। सबसे ज्यादा विक्रम को गुस्सा इसलिए आ रहा था कि कोई उसकी आंखों के सामने राशि से इस तरह की बदतमीजियां कर रहा था, और विक्रम को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि राशि से कोई भी बदतमीजी करे। सारी बातें सुनने के बाद विक्रम सीधे बाहर आ गया, और बाहर आते ही उसने समर से कहा, ये अंदर क्या बजट चल रही है? आखिर कौन है ये लड़का? अरे बहुत अजीब लड़का है, कब से देख रहा हूँ मैडम से बदतमीजी से बात करने में लगा है, उल्टे जवाब दे रहा है। समर ने अपनी बात पर जरा जोर देते हुए कहा। पूरी बात क्या है मुझे बताओ, विक्रम ने समर से पूछा। समर ने विक्रम को पूरी स्टोरी बता दी, जो करण ने किया था और जितने इल्जाम उस पर लगे थे सभी अब विक्रम के कानों तक पहुंच गए थे। इतना सब होने के बाद भी इतनी अकड़ किस बात की इस लड़के में? आजकल के लड़के हैं सर, क्या ही बोल सकते हैं, समर ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा। विक्रम ने भी समर की तरफ सहमति से अपना सिर हिला दिया। राशि के साथ हुई बदतमीजियों से विक्रम का खून खौलने लगा, क्योंकि विक्रम थोड़ा गुस्सैल किस्म का आदमी था। उसने सारी फाइल पढ़ी और अपना पूरा दिमाग लगाने के बाद अपने मन ही मन खुद से कहने लगा, इतनी धाराएं लगाऊंगा, इतने केस बनाऊंगा कि सारी जिंदगी तो भूल नहीं पाएगा कि तूने किससे पंगा लिया था बच्चे। क्योंकि करण ने जाने अनजाने में आईपीएस विक्रम से भी पंगा ले लिया था, राशि से पंगा लेकर। वहीं इंटेरोगेशन रूम में करण इस बात से कंफ्यूज था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। अभी उसके दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद करण ने सामने मौजूद राशि से कहा, मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैं ये जानता हूं कि ये गन आपके पास कहां से आई। अगर ऐसा है तो इसमें तेरी उंगलियों के निशान कैसे? हमें पागल समझता है क्या? क्योंकि अब तक करण के फिंगरप्रिंट लिए जा चुके थे और करण के फिंगरप्रिंट उस गन से मैच भी करते थे। देख, तू अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहा है, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। राशि ने भी बदले में करण को जवाब दिया। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूं? करण ने राशि से कहा। करण अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। राशि ये बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि बिना डंडे खाए अब करण नहीं सुनने वाला। राशि ने 2 हवलदारों को बुलाकर करण को जेल में डालने का इशारा कर दिया। अंदर कर दो इसे, कुछ दिन जेल की हवा खाएगा तो इसकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। इतना कहने के बाद राशि गुस्से में उठकर सीधे बाहर की तरफ आ गई और करण पीछे से चिल्लाता रह गया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है मैडम जी, इस तरह से किसी बेगुनाह को अंदर करना ठीक नहीं है। करण चिल्ला चिल्ला कर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। जैसे जैसे करण हवालात की तरफ आगे बढ़ा, उसके दिमाग में कुछ पुराने दृश्य उभरने लगे, जैसे कुछ ऐसा ही मंजर करण पहले भी फेस कर चुका हो, लेकिन कब और कहां, यह सब करण को काफी कोशिश करने के बाद भी याद नहीं आ रहा था। ऐसा क्या किया था करण ने कुछ सालों पहले? आखिर क्या था करण के अतीत का राज जो उसे हर रोज कचोटता रहता है? अगर सचमुच कुछ ऐसा राज है तो करण उसे याद क्यों नहीं कर पा रहा? क्या सचमुच करण ने आईपीएस विक्रम को अपना दुश्मन बना लिया था?